आज के लेक्चर में हम 3 सिद्धांतों को डिस्कस करने वाले हैं। पहला है अधित्याग का सिद्धांत, दूसरा है पृथक्करणीयता का सिद्धांत और तीसरा है आच्छादन का सिद्धांत। तो शुरुआत करते हैं। सबसे हम पहले समझेंगे अधित्याग का सिद्धांत, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। तो इसमें जो पहला पॉइंट आपको याद रखना है वो ये कि यह सिद्धांत भारत में लागू नहीं होता है, ठीक है, लेकिन कहाँ पर लागू होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। इस सिद्धांत के अंतर्गत होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से अपने अधिकारों का कहते हैं परित्याग कर सकता है। जैसे कि जो भारतीय नागरिक होते हैं उन्हें बहुत सारे मूल अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है ना, जो भाग 3 के अंतर्गत दिए हुए हैं। तो होता क्या है कि कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि हमें ये मूल अधिकार नहीं चाहिए तो इसकी परमिशन नहीं मिलने वाली है भारत में, लेकिन अमेरिका में इसकी परमिशन मिल जाएगी कि कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि उसे कोई भी अधिकार नहीं चाहिए, ठीक है ना। यानी कि इसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का स्वेच्छा से परित्याग कर सकता है। किस सिद्धांत के अनुसार? अधित्याग के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। हालांकि भारत में अधित्याग का सिद्धांत मूल अधिकारों पर लागू नहीं होता है, ठीक है। आगे समझते हैं। यानी कि जो राज्य हैं, बोले तो जो राज्य सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार होती है, ठीक है ना, राज्य किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों को इस आधार पर भंग नहीं कर सकता है कि व्यक्ति ने अधिकारों का अधित्याग कर दिया है। यानी कि कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे अधिकार नहीं चाहिए, तो राज्य ये नहीं कह सकता है कि ठीक है नहीं चाहिए तो हम तुम्हारे अधिकारों को छीन लेते हैं, क्योंकि भारत में इसकी परमिशन ही नहीं है, ठीक है। अब जरा यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको याद कर लीजिए। ये जो केस है कौन सा? बहराम खुर्शीद बनाम मुंबई राज्यवाद 1955 का है, ठीक है ना। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल अधिकार केवल व्यक्तिगत हित के लिए नहीं बल्कि लोक नीति के आधार पर साधारण जनता के हित के लिए संविधान में समाविष्ट किए गए हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों को स्वेच्छा से नहीं त्याग सकता। जरा ये समझो कि भारत में आखिरकार ये सिद्धांत क्यों नहीं लागू होता? क्योंकि जो भारत की जो आम जनता है ना वो बहुत ही कहते हैं ना अंधविश्वास पर भरोसा करने वाली है, ठीक है। अब हो सकता है कि कोई सातिर इंसान आए सामने और कोई मान लो शूद्र इंसान है, उससे ये कहे कि चूंकि तुम अब सबकी बराबरी में आ चुके हो, ठीक है ना, सबके बराबर अधिकार मिल चुके हैं, ऊंचे वर्णों की तुम सेवा नहीं कर रहे हो, इस वजह से तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। तो भारत के लोग इतने भोले वाले हैं कि हो सकता है कि फिर से वही जो पुराना वर्ण व्यवस्था चल रही थी फिर वही काम करना शुरू कर दें, ठीक है। यानी कि भारत में आपको एक और आपको जैसे इंसिडेंट बता दें कि तरह तरह के जो बाबा हैं वो तरह तरीके का ज्ञान दिया करते हैं, ठीक है ना, कि उसका प्याज और लहसुन की उत्पत्ति कैसे हुई है, और आम जनता उससे भरोसा भी कर लेती है। तो ये बाबा कुछ भी कह देंगे और आम जनता भरोसा कर लेगी, और कल को ये कह देंगे बाबा कि अपने सारे अधिकारों को त्याग कर दो तो ईश्वर की कृपा बरसने लगेगी। तो हो सकता है आम जनता में बहुत सारे लोग अपने अधिकारों के भी त्याग कर दें, ठीक है। इस वजह से ये बात कही गई है इस केस में कि जो मूल अधिकार हैं केवल व्यक्तिगत हित के लिए नहीं है, लोक नीति के आधार पर ये साधारण जनता के हित में है, ठीक है ना। क्योंकि होता है कि एक व्यक्ति ने मान लो कि अपने मूल अधिकार त्याग दिए, ठीक है ना, किसी के कहने पर, तो हो सकता है इसको देखते देखते कई लोग, ठीक है ना, क्योंकि इसने त्याग दिया तो उसके आसपास के लोग भी अपने मूल अधिकारों का त्याग करने लगे, और इस उम्मीद में कि शायद अब ईश्वर की कृपा बरसने लगेगी, ठीक है ना। तो यानी कि ये जो अधिकार है, यानी कि जो सिद्धांत है, ये भारत में लागू नहीं होता है। आगे दूसरा है पृथक्करणीयता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। यहाँ पर कुछ न कुछ पृथक किया जाएगा, क्या जरा समझते हैं। अनुच्छेद 13 है जो मूल अधिकार के सेगमेंट में पड़ता है, उसमें 1 और 2 में क्या कहा गया है कि ऐसे कोई भी कानून जो मूल अधिकारों से असंगत हैं वो उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होंगी, ठीक है ना। जैसे कि कोई कानून बनाया गया उसमें 10 धाराएं हैं, ठीक है ना, तो मान लो ये 5 धाराएं हैं, ओके। तो अब है क्या, यहाँ पर 2 धाराएं ऐसी हैं जो मूल अधिकारों को सीमित कर रही हैं, या फिर कह सकते हैं मूल अधिकारों के विरोध में हैं। तो फिर क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो कानून है वो शून्य नहीं घोषित किया जाएगा, ठीक है ना, सिर्फ उतना हिस्सा शून्य घोषित किया जाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, ठीक है ना। तो इसे ही बोलेंगे पृथक, क्योंकि यहाँ पर इतने हिस्से को पृथक किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है, ओके। तो यदि विधायिका द्वारा ऐसी विधि पारित की जाती है जो मूल अधिकारों के किसी प्रावधान का उल्लंघन करती है, ठीक है ना, तो मान लो ये जो
कुछ आर्टिकल्स हैं, तो वह विधि न्यायालय द्वारा असंगतता की सीमा तक शून्य घोषित कर दी जाती है। यानी कि वो जो आर्टिकल्स जो मूल अधिकारों कह सकते हैं कि प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है, या फिर कह सकते हैं मूल अधिकारों को सीमित कर रही है या छीन रही है, तो वो प्रावधान लागू नहीं होंगे, उनको अलग कर दिया जाएगा, यानी कि पृथक कर दिया जाएगा। ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि संपूर्ण विधि को अमान्य घोषित करने के स्थान पर विधि के केवल उस भाग को हटाया जाता है जो मूल अधिकारों से असंगत है। यही है यहाँ पर पृथक्करणीयता का सिद्धांत। फिर से समझा दे, एक कानून बनाया गया जिसमें 200 आर्टिकल थे, लेकिन 200 आर्टिकल में 10 आर्टिकल ऐसे थे जो मूल अधिकारों को सीमित कर रहे थे, तो पूरा कानून कहते ना अमान्य घोषित नहीं किया जाएगा। ये कहा जाएगा कि ये जो 10 आर्टिकल हैं ये अमान्य हैं, ठीक है ना, ये लागू नहीं होंगे। इसी को ही बोलते हैं पृथक्करण का सिद्धांत। अगला जो तीसरा होता है वो है आच्छादन। आच्छादन बोले तो यहाँ कुछ ना कुछ यहाँ पर ढका जाएगा। क्या ढका जाएगा वो समझ लेते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, ठीक है ना। जैसे कि अनुच्छेद 13 कहता है कि संविधान के लागू होने से पूर्व की विधियां उस सीमा तक शून्य होंगी जिस सीमा तक वे किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करती हैं, ये अथवा मूल अधिकारों से असंगत हैं। जैसे कि वर्तमान में बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो आज़ादी के पहले बने थे और आज भी लागू हैं। तो हुआ क्या कि मान लो ये एक कानून बना था, ठीक है ना, उसमें ये कुछ आर्टिकल्स थे। इसके बाद आगे चलकर भारतीय संविधान आता है और वहाँ पर मूल अधिकार शामिल किए जाते हैं, ठीक है। तो होगा क्या कि ये जो कहते हैं कानून है ये आज भी लागू है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि मूल अधिकार भी लागू कर दिए गए। तो मान लो इस कानून के 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो मूल अधिकारों को सीमित कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं मूल अधिकारों से असंगत हैं, ओके। तो फिर होगा क्या कि ये जो मूल अधिकार हैं इस आर्टिकल को, इन आर्टिकल्स को ढक देंगे, आच्छादित कर देंगे, ठीक है ना। यानी कि ये जो आर्टिकल्स हैं अब ये नजर ही नहीं आने वाले हैं, ओके। तो इसी को बोलते हैं आच्छादन का सिद्धांत। वही बोला है कि जिस सीमा तक वे किसी मूल अधिकार का उल्लंघन कर रही हैं, ठीक है ना, ये जो मान लो ये 2 आर्टिकल ये मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है ना, उनको क्या किया जाएगा, शून्य कर दिया जाएगा। तो ये किन कानूनों पर लागू होता है, जो कानून संविधान के बनने से पहले के हैं, जो और आज तक चले आ रहे हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। यानी आच्छादन का सिद्धांत संविधान के पूर्व की ऐसी विधियों पर लागू होता है जो अधिनियमित किए जाने के समय विधिमान्य थी। यानी कि जब संविधान बनने से पहले जब वो कानून बने तो सही थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसमें से कुछ आर्टिकल्स मूल अधिकारों के असंगत हो गए। तो होगा क्या कि वो मूल अधिकार उन विधियों के उन आर्टिकल्स को ढक देंगे, यानी कि वो नजर ही नहीं आएंगे, ठीक है ना, उनका कोई यूज नहीं रह जाएगा, ओके। तो यहाँ पर इसका फायदा क्या हुआ आच्छादन का सिद्धांत का, कि जो पहले के जो कानून थे पूरे के पूरे अवैध नहीं घोषित करने पड़े, ठीक है ना, सिर्फ उसी हिस्से को अवैध घोषित किया गया जो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहे थे, ओके। यहाँ पर अगला, यह सिद्धांत संविधान के प्रारंभ के बाद की विधियों पर लागू नहीं होता, क्योंकि संविधान के प्रारंभ के पश्चात बनाई गई विधि मूल अधिकारों से अगर वह असंगत है तो वह प्रारंभ से ही शून्य होगी, ठीक है ना। यानी कि अगर आपसे पूछ दिया गया कि ये तो बात हो रही है कि उन कानूनों की जो संविधान के बनने के पहले लागू हुए, लेकिन कुछ कानून ऐसे भी तो हैं जो बाद में बन रहे हैं और वो भी मूल अधिकारों का हनन कर रहे हैं, मान लो उनके कुछ आर्टिकल्स, ठीक है, तो उसमें ये लागू नहीं होगा, क्योंकि उसमें अब ढकने की ज़रूरत ही क्या है। जैसे ही कोई कानून बनता है, ठीक है ना, और वो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, मान लो उसके 2 आर्टिकल्स उल्लंघन कर रहे हैं, तो शुरुआत से ही उसको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। ढकने की जरूरत ही क्या है, ढकोगे तब जब पहले एक्सेप्ट कर लिया गया हो वो हो, ठीक है ना, और इसके बाद उसको ढकना पड़ सकता है। लेकिन बाद में जो भी कानून बनते हैं अगर वो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं तो उनको बनने ही नहीं दिया जाता है। जब बनने ही नहीं दिया जा रहा है तो उनको ढकने की जरूरत क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बात याद रखनी है, ठीक है ना। यानी कि सिर्फ उन पर लागू होता है ये सिद्धांत जो कानून संविधान के बनने के पहले बने थे, ओके। आगे एक पॉइंट आपको और याद रखना है, वो है भीकाजी नारायणवाद 1955 का, ठीक है ना। हालांकि यदि इस प्रकार के मूल अधिकार जो संविधान पूर्व निर्मित विधियों को आच्छादित करता है, जरा समझिए, एक कानून बना था संविधान के पहले, ठीक है ना, वहाँ ये 3 आर्टिकल थे या 4-5 आर्टिकल थे। तो जब कोई मूल अधिकार आता है तो पता चलता है कि ये जो 2 आर्टिकल हैं वो मूल अधिकारों के असंगत हैं, ठीक है।
तो होगा क्या कि मूल अधिकार क्या करेंगे, इनको ढक देंगे, यानी कि अब ये लागू ही नहीं होने वाले हैं ये आर्टिकल्स, ठीक है। लेकिन अब धीरे से आगे चलकर क्या किया जाता है कि मूल अधिकारों को थोड़ा संशोधित कर दिया जाता है। जब ये मूल अधिकार संशोधित कर दिए जाते हैं तो अब पता चलता है कि ये जो दोनों आर्टिकल्स हैं अब असंगत नहीं रह गए, क्योंकि अब मूल अधिकार संशोधित हो चुका है, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि संविधान पूर्व निर्मित विधियां संशोधित मूल अधिकार के साथ अगर संगत नहीं हैं तो ऐसी विधियां पुनः वैध हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि जब मूल अधिकार को संशोधित कर दिया गया तो फिर चेक किया गया कि अब ये जो दो आर्टिकल्स हैं क्या अभी भी असंगत हैं, अगर असंगत हैं तो फिर ये ढके रहेंगे। लेकिन मान लो अब कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो फिर क्या होगा, ये दोनों आर्टिकल्स भी लागू हो जाएंगे, ठीक है ना। जो पहले ढके हुए थे वो पर्दा हटा दिया जाएगा और ये आर्टिकल्स भी लागू हो जाएंगे। तो ये है हमारा आच्छादन का सिद्धांत। उम्मीद है कि आपको ये जो तीनों सिद्धांत है समझ में आ गए होंगे, और अगर आ गए हैं तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।